पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, आज हम लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ने जाते हैं। ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उन्हें लॉग के बारे में थोड़ा कम पता होता है। हाई स्कूल लेवल पे दे डोंट हैव लॉग इन देयर सिलेबस। फाइन, चलिए अब इस पूरे लेक्चर में क्या मैं आपको बताने वाला हूं, लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू। पूरे लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां से आया, उसका ग्राफ क्या है, वो कब कब डिफाइन होता है, व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज। एंड द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर वील सी कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग फंक्शन बनाते हैं, व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस। एंड इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर हम लॉग के कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बच्चों बेसिक डेफिनेशन है y इज इक्वल टू a टू द पावर x। दिस f इज अ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड वी डिनोट इट एज y इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बच्चों एक खास बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज बेसिकली, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपके सामने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊं तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब अगर मैं x की पावर बढ़ाता जाऊं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन, तो मैं क्या देखता हूं, एज आई रेज द पावर ऑफ x फ्रॉम 1 2 3 4, द डिग्री ऑफ स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ स्टीपनेस का मतलब ग्राफ कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ये चीज बढ़ती जाती है। दैट मींस नॉर्मल इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए आई हैव अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मैं आपको दो कंडीशंस दिखाता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लेता हूं मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो पहले केस में y इज 4, दूसरे केस में y इज 8। तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज, जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, माई ग्राफ इज या माई फंक्शन इज ऑलमोस्ट डबलिंग। बट बच्चों कभी कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, रियल लाइफ सिचुएशंस में हमें कुछ ऐसे ग्राफ मिलते हैं जहां पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज वेरी हाई। तो बच्चों जहां पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज वेरी हाई, फॉर एग्जाम्पल मैं अब की बार एक फंक्शन लिखूं a टू द पावर x, फाइन, वेयर a इज एनी नंबर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, I से a इज 5, ठीक, एंड आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू 1 2 3 ऑफ द x। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि यहां पर भी फंक्शन वैसे ही इंक्रीज कर रहा है जैसे मेरा नॉर्मल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंक्रीज कर रहा था। बट द डिफरेंस इज द रेट एट विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज मोर। आप मेरी बात समझ रहे हो? जिस रेट से मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो रेट बहुत ज्यादा है। इसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बच्चों, हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजेस। आपके लिए अगर आप लॉजिक समझो कि व्हाई वी आर इन स्टडीइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बच्चों हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमें कभी कभी ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स या रियल लाइफ सिचुएशंस मिलते हैं जहां पर मेरा फंक्शंस या वैल्यूज एकदम से बढ़ने लगती हैं। तो जहां पर दिस इंक्रीज इज सडन एंड वेरी शार्प, वहां पर बच्चों वी यूज दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन में डिफरेंस यही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों मैं वहां पे यूज करूंगा जहां पर मेरा इंक्रीमेंट इज वेरी हाई। फाइन, चलिए अब देखते हैं बच्चों कि ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है। तो इसके डेफिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले ये है दैट a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनफैक्ट बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी में लिखा हुआ है, बट टुडे आई विल प्रूव इट। मैं कुछ
मैथमेटिकल एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगा कि क्यों a 0 नहीं हो सकता, क्यों a 1 नहीं हो सकता। ये समझने के बाद आपके लिए ये याद रखना बच्चों बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं a 0 है, मान लेते हैं a 0 है और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर a 0 है तो y इज इक्वल टू 0 टू द पावर x, फाइन। y इज इक्वल टू 0 टू द पावर x मतलब एनीथिंग, भाई आप कह सकते हो कि फंक्शन भाई 0 इज अ रियल नंबर एंड 0 टू द पावर एनीथिंग शुड बी 0, तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों डिफाइन नहीं है 0 पे? तो बच्चों अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो आप देखोगे तो ग्राफ विल बी y इज 0, मैं x को बढ़ाता जा रहा हूं एंड आई ऑलवेज गेट y एज 0। तो मेरी लाइन आएगी एक वर्टिकल लाइन ऑन द y एक्सिस, इस y एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन आएगी, दैट विल बी माई ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 0 टू द पावर x। अब बच्चों आई होप आपको बेसिक लिमिट्स पता है, तो अगर मैं लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 0 टू द पावर x फंक्शन की लिमिट यहां पर डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? अगर बच्चों मैं x 0 प्लस पे देखूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0, लेकिन अगर मैं लिमिट x 0 माइनस पे देखूं तो मेरे को कोई लिमिट नहीं मिलेगी। ग्राफ यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है बट ओरिजिन के लेफ्ट पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है दैट मींस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर है? तो अगर मैं x को 0 रख रहा हूं तो व्हाट आई सी इज दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। एक और क्लू देखते हैं बच्चों, मान लेता हूं y इज इक्वल टू 0 टू द पावर x एग्जिस्ट करता, तो मैं सेकेंड आपको कंडीशन बता रहा हूं कि कैसे ये जस्टिफाई हो रहा है कि 0 इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो x कैन बी एनी रियल नंबर, दिस x कैन बी एनी रियल नंबर, आई कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव और एनीथिंग। तो अगर मैं -1 पावर ले लूं तो y एनीथिंग टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में जाके दिस विल बी सम पॉजिटिव पावर, सम पॉजिटिव पावर रेस टू 0 विल गिव अगेन अ 0, और अगर डिनोमिनेटर बच्चों मेरा 0 हो गया तो मेरा y विल बी अनडिफाइंड। तो मैं देख रहा हूं दोनों लॉजिक से आई कैन नॉट हैव अ 0 बेस। 0 बेस लेने पे मैं देख रहा हूं फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फंक्शन अनडिफाइंड भी हो रहा है। तो ये दो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि मेरा बेस 0 नहीं होगा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है बच्चों? अब एक और डाउट आप पूछ सकते हो कि सर 0 से बड़ा है बट 1 क्यों नहीं है, why not 1? तो चलिए अगर मैं 1 को रख के देखूं, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 1 टू द पावर x, क्लियर है? अब बच्चों मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, माई आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। x इज 1 2 3 4 5 6, माई आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव अ सेम आउटपुट एट डिफरेंट वैल्यूज? ये अभी मैं जैसे ही e टू द पावर x का या a टू द पावर x का बच्चों ग्राफ बनाऊंगा आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये 1-1 कंडीशन के रूल को भी वॉयलेट कर रहा है। 1-1 मींस फॉर 1 वैल्यू ऑफ x यू गेट 1 वैल्यू ऑफ y। हर डोमेन के एक एलिमेंट के लिए मुझे को डोमेन में एक एलिमेंट मिले, ये हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। चलिए अच्छा, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि a नेगेटिव है, चलिए तो अगर मैं a को नेगेटिव ले लूं y इज इक्वल टू से -2 टू द पावर x। अब x तो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, x कैन टेक एनी रियल नंबर। तो मैं अगर x की पावर 1/2 रख दूं तो y विल बी -2 टू द पावर 1/2 या √-2, एंड दिस इज बच्चों अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई कैनॉट लोकेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन नॉर्मल एक्सिस। For representing a complex number, we have complex planes. Fine, but here we are dealing with xy plane. So I cannot represent a complex number on a normal argand plane. So I cannot have a negative. जैसे ही मैं a negative लूंगा for some value of x, I see that output is complex. But हमें real valued functions ही पढ़ने हैं। फाइन है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा प्लेन कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने जितने भी फंक्शंस अभी तक पढ़े हैं, जितने भी ग्राफ्स बनाए हैं, सब आर्गेंड प्लेन पे बनाए हैं। कोई भी ग्राफ बच्चों कॉम्प्लेक्स प्लेन पे नहीं बनाया है।
तो a नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो मैंने क्या देखा, ना तो a 0 है ना तो a 1 है एंड a इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो यहां से मैं फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन समझ सकता हूं। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों डिफाइंड है, कहां पे डिफाइंड है। अब इसका ग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़े लॉजिक्स और क्लियर होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए अगर मैं फंक्शन का ग्राफ देखूं, दिस इज माय प्लेन, अगर मैं बच्चों x को 0 रख दूं, अब a का मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y इज 1, दैट मींस 1,0 पॉइंट, दिस पॉइंट विल ऑलवेज लाई इन द ग्राफ। मेरे a टू द पावर x के ग्राफ को 1 और 0 पॉइंट हमेशा मिलेगा। एक और बच्चों कंफ्यूजन रहता है कि a टू द पावर x इज एक्सपोनेंट और e टू द पावर x इज एक्सपोनेंट। e टू द पावर x इज अ स्पेशल केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सपोनेंट का मतलब e टू द पावर x ही होता है। नो, एक्सपोनेंट इज a टू द पावर x। e इज अ इररेशनल नंबर जिसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो दैट गिव्स मी अ ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट। a कुछ भी हो सकता है, a e भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब बच्चों अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाता जाऊं, मेरी कंडीशन ये है, मैंने कह दिया कि मेरा a इज ग्रेटर देन 1। ध्यान रखेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, मैंने a की वैल्यू 1 से बड़ी रखी है। अब a की वैल्यू मैंने 1 से बड़ी रखी, मान लीजिए 2 रख दी, ठीक, तो 2 टू द पावर 0 मुझे 1 देगा। अब मैं x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, मेरी फंक्शन की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैं x बढ़ाता जाऊंगा मेरा फंक्शन भी बढ़ता जाएगा, और ये इंक्रीमेंट लीनियर तो है नहीं, तो मेरा फंक्शन कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए। क्लियर है? अब अगर मैं x की वैल्यू कम करूंगा, मतलब 0 से पीछे आऊंगा, अगर मैं 0 से पीछे आऊंगा मतलब नेगेटिव वैल्यू पे आऊंगा, तो अगर मैं 2 टू द पावर -1 करूं तो ये वैल्यू घटने लगी, फिर मैं 2 टू द पावर -2 कर दूं तो ये वैल्यू और घट गई। तो बच्चों जैसे फंक्शन मेरा इस पॉइंट के ऊपर बढ़ रहा था, वैसे ही मेरा फंक्शन यहां पर घटना चाहिए। तो दिस इज माई ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू a टू द पावर x। क्लियर है? दिस इज x, दिस इज y। अब बच्चों हम ऑलरेडी ग्राफ्स में देख चुके हैं, वी हैव हैड अ स्पेशल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज। अगर मैं डोमेन एंड रेंज की बात करूं तो मैं बार बार बता चुका हूं, x की वो सारी वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइंड है is called the domain of the function। तो आप देखो x के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। कैन यू सी? 0 पे डिफाइंड नहीं है, x 0 नहीं हो रहा है। आप देखो किसी भी पॉइंट पे, इनफैक्ट 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, y 0 नहीं हो रहा है। तो x में कुछ भी लूं, आई विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू ऑफ y। तो फंक्शन का डोमेन बच्चों क्या होना चाहिए? ऑल आर। क्लियर है? फंक्शन का डोमेन होना चाहिए बच्चों ऑल आर। अगर मैं रेंज की बात करूं तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? आप देखो रेंज का मतलब वो सभी वैल्यूज जो y एक्सिस पे हैं, तो रेंज मेरे फंक्शन का होना चाहिए आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है? जस्ट गो थ्रू द ग्राफ एक बार, आप देख लो, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा फंक्शन कहां कहां पर डिफाइंड है। सेकेंड मैंने देखा कि क्यों मेरा फंक्शन a इज इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड है, क्यों मेरा फंक्शन a इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड है। अगर मुझे ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द ग्राफ एट डिफरेंट इंटरवल्स। क्लियर है? एंड डोमेन रेंज इज ऑल्सो क्लियर। डोमेन इज all real numbers, range is all positive real numbers, fine। but बच्चों I have already said that this graph is defined for a is greater than 1 but मेरे पास a is greater than 0 भी एक रेंज है, एक पॉइंट्स का सेट है। तो देखते हैं उन पॉइंट्स पर क्या होता है। अगर मैं a को 0 से 1 के बीच में लाई कराऊं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, if my a is greater than 0 and less than 1, that means मेरा a अब एक फ्रैक्शन है,
इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ माई ए इज अ फ्रैक्शन। अब एक बात देखिए, अगर मैं ए को फ्रैक्शन बना दूं तो मैं जैसे जैसे x की पॉजिटिव वैल्यूज को बढ़ाऊंगा मेरा फ्रैक्शन तो घटता जाएगा। मतलब मैं x की जितनी कम वैल्यू रखूंगा मुझे फंक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा मिलेगी। जैसे 0 पे 1/2, 0 पे 1, 1 पे 1/2, 2 पे 1/4। तो मैं क्या देख रहा हूं, 1 इज ग्रेटर देन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। मतलब मैं जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं मेरा fx बच्चों डिक्रीज हो रहा है। बट एक और पॉइंट मैं देखूं, 1,0 पॉइंट तो अभी भी मेरे ग्राफ पे है, 1,0 पॉइंट अभी भी मेरे ग्राफ पे है। क्लियर? जैसे जैसे x को बढ़ाऊंगा मेरा फंक्शन डिक्रीज होगा, तो मेरा फंक्शन का ग्राफ बच्चों कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। क्लियर है? तो आपने देखा दोनों कंडीशंस के लिए वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ग्राफ्स। जैसे जैसे मेरा वैल्यू a से बढ़ता जाएगा, when a is greater than 1 my graph will be an increasing function. If my value of a is lying between 0 and 1 my graph will be a decreasing function. क्लियर है बच्चों? ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड आइदर बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन और इट शुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इट कैन नॉट बी अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है? कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। ये भी एक रीजन है कि मैं a को 1 नहीं रख सकता। अगर मैं a को 1 रख दूं तो आई विल गेट y इज इक्वल टू 1। दिस विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन। इट विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज irrespective of any value of x। बट मैंने शुरू में ही बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंसेप्शन ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए हुआ है। यू कैनॉट हैव एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है? पॉइंट्स बच्चों समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आगे हम लॉगरिदमिक फंक्शंस बनाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लॉग फंक्शन की तरफ आते हैं। लॉग फंक्शन अगेन आई हैव सेड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए तो y इज इक्वल टू लॉग x, ये हमने कई बार देखा है। बट बहुत से बच्चों को सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन रहता है कि जब कुछ नहीं लिखा तब लॉग का बेस क्या है। तो हम बच्चों सब कुछ क्लियर करेंगे यहां पर। दिस a इज ऑलवेज द बेस। क्लियर है? दिस a इज ऑलवेज द बेस, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हमेशा a इज बेस एंड x इज द एक्सपोनेंट वाला पार्ट। क्लियर है? तो अगर मैं लिखूं log y इज इक्वल टू x या मैं लिखूं log y बेस a इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब हुआ a टू द पावर x इज इक्वल टू y। अब यहां से आप देखो दिस इज माई बेस। क्लियर है? यहां पर भी ये बेस बन के आ गया। दिस इज माई आंसर, यही मेरा आंसर है। आंसर इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसको इंडिसेस भी बोलते हैं। क्लियर है? हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। माई एक्सपोनेंट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द नंबर। दिस इज द नंबर। फाइन, नंबर इज दिस इज द नंबर। इनफैक्ट आप इसको एक्सपोनेंट ही बोलो, नॉट आंसर, वरना आंसर में और नंबर में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई नंबर इज एन आंसर, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेक इट अ हैबिट, इसको हम बेस बोलेंगे। दिस विल बी माई नंबर एंड दिस विल बी एक्सपोनेंट। क्लियर है? log y बेस a इज इक्वल टू x मीन्स a टू द पावर x इज इक्वल टू y। बेस को एक्सपोनेंट देंगे तो मुझे नंबर मिलेगा, बेस को एक्सपोनेंट देंगे तो मुझे नंबर मिलेगा। ये रूल आपको याद होना चाहिए। बेस को एक्सपोनेंट देंगे बच्चों तो हमें नंबर मिलेगा। दिस इज हाउ अ लॉग फंक्शन इज रिटन एंड दिस इज हाउ अ लॉग फंक्शन वर्क्स। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि लॉग फंक्शन कहां कहां पर डिफाइंड है।
अब बच्चों इस फंक्शन में मैंने a की कुछ कंडीशंस बनाई थी। क्या कंडीशंस थी? a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर? तो अगर मैं इसी एक्सपोनेंट से लॉग बना रहा हूं तो ये कंडीशंस लॉग पर भी होनी चाहिए। और मैंने एक चीज और देखी थी, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं लॉग की बात करूं, लॉगरिदम्स की बात करूं बच्चों, तो लॉगरिदम में a इज माई बेस। फाइन। तो कंडीशन क्या मिलती है? बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। देखिए हम लोग लॉग और एक्सपोनेंट को अलग अलग पढ़ते हैं, इसीलिए इतना कंफ्यूजन रहता है। लॉग और एक्सपोनेंट कैन नॉट बी स्टडीड एज टू डिफरेंट फंक्शंस, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो भी मैं देखेंगे कैसे हो रहा है। तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर है ना? बेस को हम 1 नहीं रख सकते। आप ऐसे देखो, मान लो मैंने बोला log 1 5 इज इक्वल टू 2। इज इट पॉसिबल? क्या 1 की कोई भी पावर मुझे 5 दे सकती है? नहीं दे सकती। तो यहां से भी जस्टिफाई हो रहा है कि क्यों मेरा बेस 1 नहीं है। भाई 1 की मैं कोई भी पावर लगाऊंगा मुझे 1 ही मिलना है। क्लियर है बच्चों? 1 की मैं कोई भी पावर लगाऊंगा मुझे 1 ही मिलना है। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता मतलब बेस मेरा 1 नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? बेस मेरा 1 नहीं हो सकता और बेस मेरा 0 भी नहीं हो सकता। ये भी मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। तो जब भी हम लॉग पढ़ते हैं हमें ये 3 चीजें याद करनी पड़ती हैं, बट बेसिकली ये याद करने वाली चीजें नहीं है। ये सारे रूल्स मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बन के आए हैं, कोई नया फंक्शन नहीं है ये। क्लियर है? चलिए अब अगर मैं y की बात करूं, y मेरा आंसर था या y मेरा नंबर था। चलिए अब मुझे आप ये बताओ, क्या मुझे नेगेटिव नंबर मिल सकता है? क्या मुझे नेगेटिव नंबर मिल सकता है? देखिए a मेरा, ध्यान से देखेंगे, a मेरा 0 से बड़ा है मतलब a मेरा नेगेटिव नहीं है, 0 भी नहीं है। a इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर की मैंने कोई भी पावर ली, चाहे मैं पॉजिटिव लूं चाहे नेगेटिव लूं। आप मुझे यह बताओ, क्या किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर मुझे कोई नेगेटिव आंसर दे सकती है? 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, -1 लिख लीजिए, -2 लिख लीजिए। भाई लेस देन 0 बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती बट नेगेटिव नहीं मिल सकती। तो बच्चों अगर y मुझे नेगेटिव नहीं मिल सकता तो log में जो मैंने y लिया है ये मैं नेगेटिव कैसे ले सकता हूं? ये तो मुझे 100% पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। यही वो कंडीशंस हैं जो मैं log फंक्शंस में यूज करता हूं। और ये फंक्शंस आती कहां, ये कंडीशंस आती कहां से हैं? ये सभी कंडीशंस मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आती हैं। मैं y को नेगेटिव नहीं ले सकता। क्लियर है? अच्छा, क्या मेरा y 0 हो सकता है? क्या मैं किसी भी नंबर की कोई भी ऐसी पावर ले सकता हूं कि मुझे आंसर 0 मिल जाए? आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसी कोई भी पावर ले सकता हूं जो 0 मिल जाए? नहीं मिल सकता। इसीलिए बच्चों यहां पर इक्वालिटी, यहां से आई कैन सी दैट आई कैन नॉट हैव अ इक्वालिटी एट दिस नंबर। दैट मीन्स ये चीज तो क्लियर है कि मेरा ये जो नंबर है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। रीजन, मैं किसी भी ऐसे पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर नहीं रेस कर सकता बच्चों कि मुझे आंसर में 0 मिल जाए। क्लियर है? तो यहां से मुझे लॉग की सारी कंडीशंस मिल रही हैं। आप देख रहे हो लॉग एंड एक्सपोनेंट आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इनफैक्ट दे आर सेम थिंग्स। तो अब अगर मैं बच्चों लॉग के ग्राफ की बात करूं तो मैंने क्या देखा कि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉग का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बच्चों लॉग की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं। और कैसे डिफाइन कर रहा हूं? log y बेस a इज इक्वल टू x। अब अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं बच्चों तो log फंक्शन का डोमेन क्या है? log फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन इसका होना चाहिए बच्चों ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, बिकॉज log कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। हम कंडीशन चेक कर चुके हैं, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? ये दोनों कंडीशंस हम चेक कर चुके हैं।
चलिए, और रेंज की बात करूं बच्चों, तो रेंज में आई कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ आर, मींस ऑल रियल नंबर्स कैन बी द रेंज। फाइन। अब यहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज देखी, तो व्हाट वाज द डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? Domain of an exponential function was all r and range of the exponential function was r plus। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वही लॉगरिथम फंक्शन का रेंज है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वही मेरे लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन है। दैट मींस डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज्ड। ऐसा तभी होता है बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। दैट मींस बोथ दीज फंक्शंस आर इनवर्स। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं बच्चों, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो a इज ग्रेटर देन 1 के लिए log का ग्राफ अगर ये है, एक्सपोनेंट का ग्राफ ये है, तो मेरे log का ग्राफ ये होना चाहिए। क्लियर है? आप देख रहे हो y इज इक्वल टू x लाइन पर सिमेट्री है बच्चों। क्लियर है? ये पॉइंट था मेरा 0,1, ये पॉइंट है मेरा 1,0। क्लियर? अब अगर मेरा फंक्शन इस कंडीशन के लिए डिफाइंड है, क्लियर, तो मैंने ऑलरेडी अभी देखा कि जैसे जैसे मैं फ्रैक्शन के केस में पावर को बढ़ाता हूं, मेरा वैल्यू फंक्शन का डिक्रीज होता है। क्लियर? बट लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन हो नहीं सकता, तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव से शुरू होगा एंड इट विल डिक्रीज लाइक दिस। तो मेरे log x का ये ग्राफ है फॉर a इज ग्रेटर देन 1 एंड ये ग्राफ है इफ a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। क्लियर है? तो दिस वाज द बेसिक डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स फॉर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब बच्चों हम लॉग फंक्शन के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको इनइक्वालिटीज, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सभी में हेल्प करेंगे। बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, बहुत से लोगों को पता भी होंगी, बट सिंस वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर टॉपिक, तो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। log a b, दिस इज log a प्लस log b। यहां पर बच्चों ध्यान रखना है गलती कहां होती है। गलती होती है बच्चों log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, हमें ध्यान रखना है, हमें ये गलती नहीं करनी। log a अपॉन b, दिस इज log a माइनस log b। क्लियर? तीसरा log a टू द पावर b इज b log a। अब बच्चों यहां पर क्या गलती होती है, देखिए हमसे कभी कभी हम log a की अगर पूरी पावर b लिखी है, देन दिस इज नॉट इक्वल। ध्यान रखेंगे मेरा b इज रेज्ड टू द पावर a, तभी मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये भी बच्चों हमें ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log a b c d। आप देख रहे हो बेस की पावर रेज है c पर और मेरे नंबर की पावर रेज है d पर। तो ये हमें बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है जब हम नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान से बच्चों देखेंगे और इसको याद भी रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है d अपॉन c, बाकी पूरा log वैसे ही रहता है। मींस ये वाली पावर यहां आ जाती है, ये वाली पावर यहां आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी भी बच्चों हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा बच्चों एक log की सीरीज है जो बहुत ज्यादा यूज होगी, इसको भी लिख लेंगे इसी समय। स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4। दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है? यहां से अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूं तो मुझे log 2 बेस e, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखेंगे बच्चों बेस यहां पर e है। बेस की भी बात कर लेता हूं। log a base b can be written as log a upon log b. This is called base changing property. इस प्रॉपर्टी से मैं किसी भी log को किसी भी बेस पे कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर है? These are few basic properties of log. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा यूज करनी है। 11th और 12th में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है दैट इज
log a base b c. This will be equal to a is greater than b to the power c for every b is greater than 1. This will be a is less than b to the power c for every b lying between 0 to 1. This is the most important condition and a very important identity. हमें बहुत सारे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं. ध्यान रखना है बच्चों, अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो यहां पर जो भी साइन है वो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर मेरा बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो मेरा साइन बदल जाएगा. ये साइन कैसा भी हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, अगर लेस देन है तो आइडेंटिटी मेरी लेस देन के लिए एप्लीकेबल रहेगी. क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो हमने देखा बच्चों कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर नॉट टू डिफरेंट फंक्शंस, दे आर डिफरेंट फंक्शंस बट दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट लेक्चर्स. दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं वहां पर यूज करता हूं जहां पर कोई क्वांटिटी सडनली इंक्रीज करती है. क्लियर है? लॉग फंक्शन का इस्तेमाल हमें क्यों करना पड़ा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 2 to the power 3 निकालना है, दिस इज एन एक्सपोनेंट, निकाल सकता हूं. या मुझे निकालना है से 8 to the power 1/3, निकाल सकता हूं. सिंपल, मुझे मालूम है इसका आंसर 2 आएगा. अगर मुझसे कह दिया जाए 8 to the power 199 निकालिए, तो अब मैं नहीं निकाल सकता हूं. कैसे? यहां पर मैं एक नंबर सोच सकता था, कैसा नंबर जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 8 मिल जाए. या अगर यहां पे मैं 4 कर दूं तो भी मैं जान रहा हूं कि 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, बट यहां पर क्या करूंगा? यहां पर तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स मुझे लेने पड़ेंगे, उनको मुझे इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर चेक करूंगा कि 8 कैसे आएगा. तो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो ऐसे फंक्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए, ऐसे एक्सपोनेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए ही मैंने ऑल्टरनेटिव निकाला, जिसको मैंने बोला लॉगरिथमिक फंक्शन. ये कोई अलग फंक्शन नहीं था बच्चों, बस हम ये मेजरमेंट्स एक नई स्केल पर करते हैं, जिसको हम लॉगरिथमिक स्केल्स बोलते हैं, टेबल्स बोलते हैं. आप सभी ने लॉग टेबल्स देखी हैं, उनसे आपको वैल्यू निकालनी आती है. क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया है. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इसके एग्जिस्टेंस की कंडीशंस पता होनी चाहिए, डोमेन पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए. क्लियर है? इसी के साथ हमारा ग्राफ्स वाला पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़ेंगे. बहुत से बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि सर डोमेन रेंज नहीं याद होती, tan की, cot की, या हमें याद करनी पड़ती है, भूल जाते हैं. आई एश्योर यू कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और डोमेन रेंज याद करने का आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि फिर आपको कभी इसे याद नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी परमानेंटली मेमोराइज्ड बाय यू. क्लियर है? फॉर दैट watch the next lecture जहां पर we'll be discussing the graphs of trigonometric functions along with their domains and range. I hope this was fruitful for you. Stay safe, study well, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you.